दोस्तों, कोई भी इंसान जब गलत काम करने का फैसला करता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। दरअसल आज की कहानी में अपराधी अपने काम को अंजाम देने के बाद बड़ी सुकून के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि शायद हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। पर आखिरकार 2.5 महीनों के बाद एक दिन पुलिस उन तक पहुंची जाती है और पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार का एक ज़िला पड़ता है नालंदा और इसी नालंदा का एक थाना पड़ता है राजगीर, जो अपने आप में काफ़ी फेमस है। राजगीर जो इतना खूबसूरत जगह है जहाँ पे देश और दुनिया से काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए भी आते हैं। दरअसल इसी राजगीर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है महादेवपुर। बात कर रहा हूं मैं 29 जनवरी 2025 की दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास। महादेवपुर गांव के बगल पावर ग्रिड के झाड़ियों में कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। बगल से जब एक व्यक्ति गुजर रहा था और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जब सुनता है, ये पता लगाने के लिए वहां पे चला जाता है कि आखिरकार कुत्ते भौंक क्यों रहे हैं। पर वो व्यक्ति जैसे ही झाड़ियों के पास पहुंचता है और जब वहां का नज़ारा देखता है तो देखने के बाद एकदम से चीख पड़ता है। दरअसल वो कुत्ते जो झाड़ी के अंदर गड्ढे में से एक मानव शरीर को नोच रहे थे। वो व्यक्ति जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, वहाँ से भागते दौड़ते गांव में आता है और इस बात की जानकारी गांव के लोगों को देता है। इधर इस बात की जानकारी जब गांव के लोगों को मालूम चलता है, धीरे धीरे लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में भी दी जाती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है, तब तक वहां पे काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके थे। दरअसल उस डेड बॉडी की पहचान भी हो चुकी थी, जिस व्यक्ति का नाम है राजीव सिंह उर्फ नागा सिंह। दरअसल राजीव जो कि इसी महादेवपुर गांव का रहने वाला है। राजीव की पत्नी का नाम है संध्या देवी। दरअसल राजीव की डेड बॉडी को देख करके साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उसकी मौत करीब 1 महीने पहले हुई थी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसी इस बात की जानकारी राजीव की पत्नी संध्या को मालूम चलता है, संध्या भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है और अपने पति की डेड बॉडी को जब देखती है तो देखने के बाद वो चीख चीख करके रोने लगती है। पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने के बाद संध्या को अपने साथ थाने में लेकर आ जाती है और फिर संध्या से सवाल करती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई है। इस पर संध्या पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरे पति 5 जनवरी को घर से निकले थे। दरअसल मेरे पति जो एक बस कंडक्टर थे, 5 जनवरी को जब घर से निकले थे, बता करके गए थे कि मैं महाकुंभ मेले में जा रहा हूँ और इस बार मुझे घर आने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे तो यही मालूम था कि शायद मेरे पति अभी महाकुंभ मेले में है। पुलिस संध्या से पूछताछ करने के बाद उसे घर भेज देती है और जब इधर राजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में ये साफ खुलासा हो जाता है कि राजू की गला दबा करके हत्या की गई थी। जैसे ही हत्या की पुष्टि हो जाती है, उसके बाद से पुलिस फिर से संध्या को थाने में बुलाती है और संध्या से सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पति की हत्या कौन कर सकता है। इधर संध्या को भी जब मालूम चलता है कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दिया है, संध्या तुरंत ही पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरे ही गांव के लगभग 6 से 8 लोग हैं जिनका मेरे पति के साथ ज़मीनी विवाद चल रहा था। हो सकता है कि उन लोगों ने इसी विवाद के चलते मेरे पति की हत्या कर दिया होगा। संध्या जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस संध्या के तहरीर पे 8 लोगों के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर उन सबको बारी बारी से थाने में बुलाती है। दरअसल ये 8 जो राजीव के ही पड़ोस के रहने वाले हैं। पुलिस जब इनसे राजीव की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो ये सब के सब पुलिस को एक ही जवाब देते हैं। दरअसल ये 8 पुलिस को एक ही जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ साहब, ये बिल्कुल सत्य है कि हमारा राजीव के साथ ज़मीनी विवाद चल रहा था।
पर यकीन मानिए, हमने राजीव की हत्या नहीं किया है। हालांकि पुलिस उनसे और भी कई तरह के सवाल जवाब करती है, लेकिन पुलिस के पास जब इनके विरोध कोई सबूत नहीं मिलता है, आखिरकार पुलिस भी मजबूर होकर के इन सबको छोड़ देती है। लेकिन पुलिस भी अब सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार राजीव की हत्या किया किसने होगा। दरअसल उसके बाद से पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए अपनी तमाम कोशिश करना शुरू कर देती है और फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। धीरे धीरे करके समय लगभग 2 महीने का गुजर जाता है। जिन 8 लोगों के नाम पर संध्या ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, पुलिस अपने खबरियों को उनके पीछे भी लगाई थी, पर 2 महीने के बाद भी पुलिस खाली के खाली हाथ रह जाती है। हालांकि जब 2 महीने का समय गुजर जाता है, अब पुलिस सच्चाई पता लगाने के लिए राजीव के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। हालांकि पुलिस जब राजीव के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो उस डिटेल्स में भी पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिलता है जिस पे पुलिस को कोई शक जाए। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है और पुलिस जब खाली हाथ रह जाती है, आखिरकार पुलिस अब राजीव की पत्नी संध्या के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है और जब डिटेल्स को चेक करती है तो चेक करने के बाद पुलिस एकदम से हैरान रह जाती है। दरअसल संध्या के मोबाइल कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर था जिस पे संध्या लगातार बातचीत करते आ रही थी। दरअसल उसके पति की हत्या करने के बाद भी संध्या उस नंबर पे काफ़ी बार बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी दीपक उस छोटू के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल ये दीपक कोई और नहीं बल्कि राजीव के ही पड़ोस का रहने वाला है। पुलिस को जैसी इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब दीपक के घर पे जाती है, लेकिन दीपक अपने घर पे मौजूद नहीं होता है। इसीलिए पुलिस इसी कॉल डिटेल्स के आधार पर राजीव की पत्नी संध्या को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस जब संध्या को लेकर के थाने में पहुंचती है और जब उसके सामने उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स रख करके पूछताछ करती है तो संध्या के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन संध्या जब अपने ही पति की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक संध्या की तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल संध्या के पति राजीव, जो कि एक बस कंडक्टर है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। लेकिन राजीव जब बस कंडक्टरी का काम शुरू करता है वो शराब का आदी हो जाता है। अक्सर जब भी वो घर पे आता है शराब पी करके ही आता है और जब भी नशा की हालत में घर पे आता है हर छोटी मोटी बात को लेकर के अपनी पत्नी के साथ झगड़े तकरार कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी राजीव से दूर होती चली जाती है और आखिरकार संध्या के आप पड़ोस के ही रहने वाले दीपक के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि संध्या का जब दीपक के साथ में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी उसके पति राजीव को कभी नहीं मालूम चलता है। इधर संध्या का जब दीपक के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से संध्या के भी दिन बदल जाते हैं और वो भी बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब राजीव अब अपने घर पे आता है नशे की हालत में, तो अपने पत्नी से झगड़े तकरार करने के बाद उस पर हाथ भी उठाने लगता है, जिसकी वजह से अब संध्या भी अपने पति से एकदम से तंग आ जाती है। हद तो तब हो जाती है जब 4 जनवरी 2025 को हर रोज़ के तरह शाम के वक्त राजीव जब अपने घर पे पहुंचता है, नशे की हालत में होता है और जब उसकी पत्नी से झगड़े तकरार होता है, अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन राजीव जब इस बार अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है, संध्या इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और गुस्से में उसी वक्त ही अपने पति को इस दुनिया से ही हटाने का फैसला कर लेती है। और फिर अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए सबसे पहले अपने प्रेमी छोटू से बातचीत करती है। जब अपने पूरे प्लान के बारे में बताती है, दीपक उर्फ छोटू इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद से दीपक भी अपने इस प्लान में खुद अपने एक दोस्त नीतीश कुमार को भी शामिल कर लेता है, जो उसी के गांव का रहने वाला है। जब ये तीनों अपना पूरा प्लान बना लेते हैं, इसी प्लान के तहत 5 जनवरी 2025 को शाम के वक्त हर रोज़ के तरह राजीव जब अपने घर पे पहुंचता है, उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद ही छोटू अपने दोस्त नीतीश कुमार को लेकर के संध्या के घर पे जाता है और फिर उसके पति राजीव से कहता है कि मेरे घर पे चलो, शराब की पार्टी करते हैं। जैसे ही शराब की बात करता है, राजीव भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और उनके साथ छोटू के घर पे चला जाता है। छोटू के घर पे पहुंचने के बाद
छोटू और नीतीश दोनों मिलकर के राजीव को काफ़ी मात्रा में शराब पिलाते हैं और जैसे ही राजीव काफ़ी नशे में चूर हो जाता है उसके बाद से ये दोनों मिल कर के राजीव की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। राजीव की जब मौत हो जाती है उसके बाद से रात्रि होने का इंतज़ार करते हैं और फिर रात्रि के वक्त ही राजीव की डेड बॉडी को लेकर के गांव से बाहर पावर ग्रिड के पास जाते हैं और झाड़ियों में गड्ढा खोदने के बाद उसी गड्ढे में राजीव की डेड बॉडी डाल करके ऊपर से मिट्टी भर देते हैं और फिर वापस अपने घर चले आते हैं। हालांकि राजीव की जब हत्या कर देते हैं इस बात की जानकारी उसकी पत्नी संध्या को भी मालूम चलता है, लेकिन संध्या भी अपने प्लान को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर चुकी थी कि जब आस पड़ोस के लोग उसके पति के बारे में पूछेंगे तो लोगों को वो क्या जवाब देगी, और बिल्कुल होता भी वैसे ही है। दरअसल कुछ दिनों तक जब राजीव अपने घर या गांव में दिखाई नहीं देता है और आस पड़ोस के लोग जब संध्या से उसके पति के बारे में पूछताछ करते हैं तो संध्या लोगों से झूठ बोलते हुए कहती है कि दरअसल मेरे पति कुंभ मेले में गए हैं। उसके बाद से लोग भी अपना मुंह बंद कर लेते हैं और संध्या अपने आशिक के साथ बड़ी बेहतर तरीके से समय गुजारने लगती है। लेकिन जैसे ही 25 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 29 जनवरी को कुछ कुत्ते उस झाड़ी में जाते हैं और जाकर के राजीव की डेड बॉडी को बाहर निकाल कर उसे नोचने लगते हैं। हालांकि पुलिस उसकी डेड बॉडी को बरामद तो कर लेती है, लेकिन पुलिस को इन सारे आरोपियों तक पहुंचने में लगभग 2.5 महीने का समय लग जाता है। दरअसल इसी 23 अप्रैल 2025 को पुलिस संध्या को गिरफ्तार करके जब लाती है तब जाकर के इस केस का खुलासा होता है। वाकई में संध्या जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है उसके बाद से पुलिस संध्या के ही तहरीर पे उसके आशिक छोटू और छोटू के दोस्त नीतीश को भी पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन इससे पहले ही शायद इन दोनों को मालूम चल चुका था और ये दोनों अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। पुलिस फिलहाल इन दोनों आरोपियों को ढूंढ रही है। देखने वाली बात अब यह है कि आखिरकार पुलिस कब तक इन दोनों आरोपियों तक पहुंचती है और फिर इन्हें गिरफ्तार कर पाती है। फिलहाल संध्या जब अपना जुर्म कबूल कर लेती है उसके बाद से पुलिस संध्या को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है अजय कुमार। अजय कुमार जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर जो ज़िला बरेली, सीवीगंज, बुधौलिया के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं राधे श्याम शर्मा। राधे श्याम शर्मा जो सिरसी, जयपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।